इंटीजर 2 बाइट्स का होता था, इसी तरह से लॉन्ग 4 बाइट्स का होता था। जावा के अंदर इंटीजर 4 बाइट्स का होता है, लॉन्ग 8 बाइट्स का होता है। इवन जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हुई हैं सब ने ये डिक्लेयर कर रखा है कि हमारे यहाँ पर अगर इंटीजर वेरिएबल होगा तो इतनी मेमोरी कंज्यूम करेगा, फ्लोट होगा तो इतनी मेमोरी कंज्यूम करेगा, डॉट डॉट डॉट। पाइथन लैंग्वेज ने कहा हमारे यहाँ पर ये डायनेमिक है। इसका मतलब है इंटीजर वेरिएबल बड़ी से बड़ी वैल्यू को स्टोर कर सकता है, छोटी से छोटी वैल्यू को स्टोर कर सकता है। एक ही काफ़ी है हमारा इस काम को करने के लिए। इसीलिए हम पहले से नहीं बताएंगे इंटीजर कितनी मेमोरी कंज्यूम करेगा। आपकी वैल्यू छोटी है तो इंटीजर हमारा कम मेमोरी कंज्यूम करेगा। मान लीजिए आपने लिखा i इक्वल टू 10, तो 10 जितनी बड़ी वैल्यू है उसके हिसाब से मेमोरी कंजप्शन होगा। आपने लिख दिया ये, इसके हिसाब से मेमोरी कंजप्शन होगा। पहले से नहीं बताएंगे कि ये कितनी मेमोरी कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो हमें इस बात को पाइथन में याद करने की जरूरत नहीं है कि कितना मेमोरी कंजप्शन किस टाइप में होता है। तीसरा क्या होता था, किसी भी वेरिएबल में जो वैल्यू आएगी उसकी रेंज क्या होगी। जैसे अगर मुझे आधार नंबर स्टोर करना है इंडिया के अंदर, आई थिंक 14 या 16 डिजिट का होता है, तो क्या हम 14 डिजिट की वैल्यू को वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं? ऐसा तो नहीं है, टू लॉन्ग करके एरर आ जाएगी। ऐसा होता था जावा में, सी में आपको हर टाइप की एक रेंज बता दी गई थी। जैसे बाइट डेटा टाइप होता था एक, वहां पर -128 से लेकर +127 तक की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इससे बड़ी वैल्यू रखनी है तो डेटा टाइप चेंज करिए, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। पाइथन ने ये चीज भी हटा ली। पाइथन ने कहा प्रोग्रामर फ्री है, किसी भी वेरिएबल में किसी भी रेंज की वैल्यू को रख सकता है। तो एज ए प्रोग्रामर हम यहाँ पे डेटा टाइप अगर पढ़ रहे हैं तो हमारा जो पर्पज है दैट इज ऑपरेशंस। क्या ऑपरेशंस हैं जो हो सकते हैं इस पर और जो नहीं हो सकते। अदरवाइज हमें कोई जरूरत नहीं है डेटा टाइप पढ़ने की पाइथन में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। तो पाइथन के जो डेटा टाइप्स हैं उनको दो कैटेगरी में हम लोग पहले डिवाइड कर लेते हैं। वो डेटा टाइप्स जो लैंग्वेज ने बनाकर हमें दिए हुए हैं, दूसरे वो डेटा टाइप्स जो हम अपने कोड की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो दो तरह के डेटा टाइप्स कहे गए। तो एक हमारा हो गया स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स, ठीक है, और दूसरा हो गया हमारा यूजर डिफाइंड डेटा। Standard data type means predefined, language provided data types. User defined means हम अपनी कोड के नीड के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। तो अब स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स पाइथन में बहुत सारे हैं, उनमें से हम वो पढ़ रहे हैं, उनके बारे में जान लेते हैं जो डे टू डे प्रोग्रामिंग में हमारे यूज होते हैं। ठीक है, उनकी हम बात करते हैं। कॉमनली यूज्ड स्टैंडर्ड कौन कौन से कॉमनली यूज्ड डेटा टाइप्स हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले आता है इंट, फिर आता है फ्लोट, एक आता है कॉम्प्लेक्स। ये डे टू डे प्रोग्रामिंग में यूज होने वाला तो नहीं है, लेकिन एक सरप्राइजिंग डेटा टाइप है, क्योंकि हमने ऐसा कभी .NET जावा C++ में नहीं पढ़ा होगा अगर हमने ये लैंग्वेजेस पढ़ रखे हैं तो। इसलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। अदरवाइज आज आज को पढ़ेंगे और आज ही खत्म हो जाएगा, दोबारा हमारी पाइथन की लाइफ में कभी नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन एक सरप्राइजिंग डेटा टाइप है, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा डिस्कस करा। इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बूल, नन टाइप, उसके बाद लिस्ट, टपल, सेट, ट्रोजन सेट, डिक्शनरी और भी है। ठीक है, ये वो डेटा टाइप्स हैं
जिनको हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, लिस्ट, टपल, सेट, फ्रोजन सेट, डिक्शनरी। तो मैंने जो लास्ट में 4 डेटा टाइप्स हैं, इनको अलग एक ग्रुप की तरह से लिखा हुआ है। ऐसा लिखने का मेरा एक पर्पज है, पाइथन में ये 4-5 डेटा टाइप्स जो मैंने लिखे हुए हैं ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। कोई आपसे पूछता है कि पाइथन में डेटा स्ट्रक्चर टाइप कौन से होते हैं, तो ये आपने 4-5 बता देने हैं, लिस्ट, टपल, सेट, फ्रोजन सेट, डिक्शनरी। दीज आर द डेटा स्ट्रक्चर टाइप्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जब पढ़ेंगे डिटेल में तब इस पर डिस्कशन करेंगे। अभी शुरू करते हैं यहाँ से। ठीक। अब अगर मैं रियल लाइफ में देखूं, तो रियल लाइफ में हमारे पास जो नंबर है, यानी जो न्यूमेरिक वैल्यू है, वो किस तरह की हो सकती है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि इस क्लास में 12 कैंडिडेट्स हैं, एक कैंडिडेट और आ जाता है तो 13 हो गए। 12.1 नहीं कहा जाता, 13 कहा जाएगा। अगर इसमें से 2 कैंडिडेट चले जाते हैं तो 11.8 नहीं कहेंगे, क्या बोलेंगे, 10 कहेंगे। 12 में से 2 हमारे चले गए, अब 10 कैंडिडेट्स इस मीटिंग में हैं। तो जब हम किसी भी चीज की काउंटिंग करते हैं, चाहे मैं काउंट करूं पॉपुलेशन के लिए, मैं काउंट कर रहा हूं एक मैच में टोटल रन कितने बने दोनों इनिंग मिलाकर, या एक बैट्समैन ने कितने रन बनाए, है ना। तो जब आप किसी चीज की काउंटिंग करते हैं तो वो हमेशा नंबर में तो होगी, लेकिन वो नंबर ऐसा होगा जिसमें फ्रैक्शन पार्ट नहीं होगा। फ्रैक्शन पार्ट मतलब होता है डेसिमल पॉइंट नहीं होगा, दशमलव उसमें नहीं होगा। तो ऐसी न्यूमेरिक वैल्यू जो विदाउट डेसिमल पॉइंट हमारी एग्जिस्ट करती हैं, ऐसी न्यूमेरिक वैल्यू जब भी पाइथन में आप लिखेंगे, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो कितनी भी छोटी है चाहे कितनी भी बड़ी है, इंटरनली जब लैंग्वेज उस वेरिएबल का डेटा टाइप डिसाइड करे तो वो इंट डेटा टाइप आएगा। तो पाइथन में विदाउट डेसिमल पॉइंट की जितनी भी न्यूमेरिक वैल्यू है, नेगेटिव पॉजिटिव ऑफ एनी रेंज, कंसीडर्ड एज इंट टाइप वैल्यू। ठीक है, तो इंटीजर वैल्यूज क्या होती हैं वो हमारी समझ में आ गया। रियल लाइफ एग्जांपल, किसी भी चीज की काउंटिंग, किसी भी प्लेयर ने एक मैच में कितने रन बनाए। आप कार ड्राइव कर रहे हैं तो कार में गियर की वैल्यू होती है, पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर। रिवर्स को -1 कह सकते हैं, -1 गियर। कभी ऐसा नहीं सुना होगा किसी कार में कि पहला गियर है फिर 1.2 गियर है, 1.3 है, ऐसा नहीं सुना होगा। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये सारी वैल्यूज रिप्रेजेंट कर रही हैं इंट टाइप के कॉन्सेप्ट के लिए। प्रोग्राम में एक बार इंप्लीमेंट करते हैं, i = 12। हम इसको जानते हैं, एक बार टाइप से और समझ लेते हैं। इंट टाइप आता है, क्लास वर्ड को आप फोकस मत करिए, इसको अभी छोड़ देते हैं। ठीक है, और ये इसकी वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस, अभी भी ये इंटीजर ही है। उसके बाद मैंने इसको और बड़ी वैल्यू कर दी, इंटीजर टाइप पर आप अर्थमेटिक ऑपरेशन कर सकते हैं, प्लस माइनस, सब्ट्रैक्शन, पावर, डिवीजन। आप इंटीजर टाइप पर कंपैरिजन कर सकते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ये सारे ऑपरेशन इंटीजर पर करे जा सकते हैं। अब मान लीजिए सिचुएशन ये है कि ये एक बैट्समैन है कोई,
क्रिकेट का एग्जांपल मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोगों को जल्दी समझ में आ जाता है। आप कोई सा भी एग्जांपल ले लो। अब इस बैट्समैन ने किसी एक इनिंग में कुछ स्कोर बनाया, तो वो जो स्कोर बनाया डेफिनेटली वो स्कोर इंटीजर होगा। अगर ये 52 पे खेल रहा था और ये रन लेने के लिए भागा और रन आउट हो गया, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कितने दूर रह गया था ये, आउट मतलब आउट। ऐसा नहीं होगा कि थोड़ा सा रन दे दो, आधा रन दे दो, नहीं, या तो रन आउट होगा या नहीं होगा। यानी कि किसी भी बैट्समैन ने अगर एक इनिंग में स्कोर बनाया है तो जो वैल्यू आएगी वो इंटीजर होगी, बिना दशमलव के ही होगी। लेकिन इसी बैट्समैन ने अपने पूरे कैरियर में जितने रन बनाए हैं उन रन का एवरेज निकालना है पर मैच के हिसाब से। ये किसी में सेंचुरी भी लगाई होगी, किसी में 0 पे आउट हो गया होगा, किसी में 80 बनाए होंगे, किसी में कितने बनाए होंगे। तो मुझे क्या करना है, इसका एवरेज निकालना है। अब जो एवरेज आएगा ये आप किस में लाना चाहेंगे, फ्रैक्शन में लाना चाहेंगे, डेसिमल पॉइंट में लाना चाहेंगे। क्योंकि अगर एवरेज हमारा इंटीजर में रह गया तो यहाँ पर एक्यूरेसी नहीं आ पाएगी। दो बैट्समैन का अगर एवरेज हमें कंपेयर करना है कि कौन एवरेज में हमारा आगे है, तो हमें यहाँ पर डेसिमल पॉइंट पर जाना पड़ सकता है। हो सकता है किसी एक बैट्समैन का एवरेज है पर मैच का 70.23 और दूसरे बैट्समैन का पर इनिंग का एवरेज आ रहा है 70.14। अब आप बोलेंगे नहीं सर इंटीजर में रख लो, तो दोनों का 70 हो गया। अब कैसे निकालोगे भाई कौन बैट्समैन का एवरेज ज्यादा है? तो यहाँ पर आपको एक्यूरेसी फोकस करनी है। जब आपको बहुत एक्यूरेसी पे काम करना होता है तो आपको फ्रैक्शन पार्ट चाहिए, यानी दशमलव के बाद का हिस्सा भी आपको चाहिए होता है। जैसे अगर आपको दे दिया गया तो अब आप डिसाइड कर पा रहे हैं कि भाई किसका एवरेज ज्यादा, इसका एवरेज ज्यादा, ये फर्स्ट आ गया, ये सेकंड हो गया। तो कभी कभी तो ऐसा भी होगा कि दशमलव के 8वें स्थान पर, 8th प्लेस पर डिसाइड हुआ कि ये जीत गया, ये हार गया, है ना। आपने कभी नाम सुना होगा पीटी उषा का, है ना, जो रेसलर काइंड पता नहीं क्या थी, तो उनका कोई एक मैच था जिसमें वो हार गई थी 1 सेकंड के 10वें हिस्से से। 1 सेकंड के 10वें हिस्से से वो हार गई थी। ठीक है, तो मतलब अगर आप एक्यूरेसी की बात करते हैं तो एक्यूरेसी में आपको फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इट वाज 1/100, 100वां हिस्सा था। 100वां हिस्सा था, ओके। 100वां हिस्सा था। तो 90s। क्या आई थिंक पीटी उषा ही थी ना वो? पीटी उषा थी। पीटी उषा, सोचिए, वो ओलंपिक में था, उसका 100 मीटर रेस में था। अब सोचिए उस बंदी से पूछिए जो 1 सेकंड के 100वें हिस्से से हार गई। अगर मैथमेटिक्स में फ्लोट टाइप नहीं होता तो वो जीत गई होती, हारती नहीं, वो डिसाइड ही नहीं हो पाता फिर, है ना। तो यानी कि जहां पर बहुत एक्यूरेसी चाहिए होती है वहां पर हम दशमलव वाले वैल्यूज का यूज करते हैं, दैट इज फ्लोट डेटा टाइप। पाइथन में जब कभी इस तरह की वैल्यूज आती हैं तो चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे डेसिमल पॉइंट के बाद 5 प्लेस हो, चाहे 8 प्लेस हो, चाहे 70 प्लेस हो, चाहे 100 प्लेस हो, हर वैल्यू जो हमारा डेसिमल पॉइंट की है वो पाइथन में क्या कहलाएगी, फ्लोट डेटा टाइप की ही कहलाएगी। देखते हैं एक बार। सर्कल का एरिया निकालना है, जिनको पीटी उषा और क्रिकेट समझ में नहीं आता, अगर मेरे पास एक सर्कल है और उसका एरिया निकालना है तो वो होता है पाई आर स्क्वायर। अगर मैं आपको रेडियस बता दूं, रेडियस 5 है, तो सर्कल का एरिया निकालिए तो पाई की वैल्यू होती है 3.14। अब अगर पाई की वैल्यू आप बोलेंगे हम 3 रखेंगे तो फिर सर्कल का एरिया निकल कर सही कभी आएगा ही नहीं। ठीक है, तो मैथमेटिकली ऐसे बहुत से कॉन्सेप्ट हैं जहाँ पर फ्लोटिंग कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। आई इक्वल टू 1.5 टाइप ऑफ फ्लोट, चाहे नेगेटिव वैल्यू हो चाहे पॉजिटिव वैल्यू। वैल्यू प्रिंट करा देना है एक बार। अब थोड़ा सा एक ट्विस्ट है यहाँ पर, वो ट्विस्ट ये है कि पाइथन को ऐसा लगता है
कि डेसिमल पॉइंट के पहले की जो वैल्यू है इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंस है। डेसिमल पॉइंट के बाद की जो वैल्यू उसकी इंपॉर्टेंस है, लेकिन वो किस लेवल तक है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं इंपॉर्टेंस उसकी कुछ कम होती जाती है। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ लिख दिया, मान लीजिए 1.5 के आगे कुछ ऐसे लिख दिया, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट पाइथन का जो डिसीजन है वो ये है कि डेसिमल पॉइंट के बाद 15 या 16 प्लेसेस मोर देन अनफ होते हैं। मतलब अगर आप अभी भी एक्यूरेसी नहीं ले पा रहे हैं, मतलब अलग ही आपका कुछ एक्सेप्शनली कॉन्सेप्ट आ गया है ना। तो बाय डिफॉल्ट जब आप डेसिमल पॉइंट के बाद के प्लेसेस की बात करते हैं तो टाइप तो फ्लोट ही आएगा, लेकिन जब आप उस वैल्यू को प्रिंट कराएंगे तो इट विल कंसीडर अप टू 16 प्लेसेस। कुछ प्रोसेसर पे 15 प्लेसेस भी आ सकता है, 14 टू 16 बताया गया है। किसी प्रोसेसर पे 32 बिट के हिसाब से अगर देखें तो हो सकता है उसके 14 प्लेसेस आए, 64 बिट पे हो सकता है 15 या 16 प्लेसेस, लेकिन 16 प्लेसेस से ज्यादा नहीं जाएगा। देख 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आ रहा है। तो 14 टू 16 डेसिमल प्लेसेस एक्यूरेसी होती है पाइथन के फ्लोट की। अदर लैंग्वेजेस की अगर मैं बात करूं, सी प्लस प्लस, जावा, सी, फ्लोट की एक्यूरेसी 6 टू 7 प्लेसेस होती है, लेकिन 14 टू 16 प्लेसेस एक्यूरेसी के लिए उन्होंने एक नया टाइप बनाया हुआ है इसी तरह का, जिसको बोलते हैं डबल डेटा टाइप। पाइथन के प्रोग्रामर को ज़्यादा याद ना करना पड़े, उन्होंने डबल वाला जो फीचर था वो फ्लोट को ही दे दिया और डबल को पाइथन से हटा दिया। इनिशियली डबल पाइथन में होता था, पाइथन 3 वर्जन से डबल डेटा टाइप को हटा दिया गया और जो डबल काम करता है वही हमारा आज फ्लोट काम करता है। ठीक है, तो इस तरह से बाय डिफॉल्ट 16 प्लेसेस आपको नजर आएंगे, लेकिन अगर आप यूज करते हैं इसके लिए कोई बहुत बड़ी साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए, तो हो सकता है कि आप 16 प्लेसेस से आगे जाएं, है ना। तो पाइथन के पास ऐसे फंक्शन भी हैं, फॉर्मेट फंक्शन है जो हम आगे चल के पढ़ेंगे, और उस फॉर्मेट फंक्शन के थ्रू हम किसी भी लेवल तक एक्यूरेसी को मेंटेन कर सकते हैं, अप टू 20 लेवल, अप टू 100 लेवल, जितना आप चाहते हैं उतना मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट 14 टू 16 प्लेसेस मेंटेन करा जाएगा। ये पार्ट कितना भी लिखा जा सकता है, जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा आप इस पार्ट को लिख सकते हैं। अब मैथमेटिकली एक स्केल बनाई गई है जिसको नंबर स्केल के नाम से हमें पढ़ाया गया था। नंबर स्केल एक पैमाना है ये, और स्केल पर यहां पर आप 0 को मान लीजिए, राइट हैंड साइड पर आप जाएंगे तो ये 1 हो गया, फिर ये 2 हो गया, और ये डॉट 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 हो गया, और लेफ्ट हैंड साइड पर जाएंगे तो इसको आप -1 मान लीजिए, इसको आप -2 मान लीजिए, और फिर ये डॉट डॉट डॉट। आप चाहें तो आप इसे -n मान लो या -इनफाइनाइट मान लो, इधर चाहें तो आप +n मान लो या +इनफाइनाइट मान लो, आप पे डिपेंड करता है। तो एक नंबर स्केल है जो इस तरह से हमें मैथमेटिकली बताया गया है। कोई भी नंबर जो स्केल पर होता है, भले ही वो 0 और 1 के बीच का नंबर है, 0.1 या 0.001, वो सारे नंबर यहाँ पर है, यानी कि 0 और 1 के बीच में बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, काइंड ऑफ इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी नंबर जो इस नंबर स्केल पर हमारा लाई करता है, ऐसे नंबर को मैथमेटिकली रियल मतलब वास्तविक नंबर कहा जाता है। रियल नंबर जिनको आप दुनिया के अंदर महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, रियल नंबर। मैथमेटिकली जिसको नंबर स्केल पर हमारा प्रेजेंट किया जा सके, ऐसे नंबर को रियल नंबर कहते हैं। तो जो इंट और फ्लोट है ये हमारा रियल नंबर कैटेगरी के डेटा टाइप्स होते हैं। तो रियल नंबर दो तरह के हो गए, इंटीजर और फ्लोट। इंटीजर विदाउट डेसिमल पॉइंट होता है और ये विद डेसिमल पॉइंट होता है। एक दूसरा नंबर होता है जो इस नंबर स्केल पर नहीं होता। अगर आप नोएडा से आगरा जाएंगे तो आपको रास्ते में कहीं नहीं दिखाई देगा, पूरा ब्रह्मांड घूमकर आ जाएंगे, आपको वो नंबर कहीं दिखाई नहीं देगा। ऐसे नंबर को बोलते हैं काल्पनिक नंबर, दैट इज इमेजिनरी नंबर।
इमेजिनरी नंबर। एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जो जब आंसर नहीं था तो उसको समझने के लिए बना दिया गया। काल्पनिक नंबर है नंबर, लेकिन वो एक कल्पना है, एक इमेजिनरी नंबर है। समझते हैं कैसे इसको हम लोग समझ पाए, क्योंकि ये कहीं नहीं मिलेगा आपको रास्ते में। अगर मैं आपसे कहता हूं मेरे पास x² + 1 = 0 लिखा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो व्हाट यू विल डू, यू विल राइट x² = -1, then take square roots on both sides. You will get x = -1 square root। मैथमेटिशियन आज भी इसका आंसर ढूंढ रहे हैं कि -1 का स्क्वायर रूट क्या होता है। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, -1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, इसका आंसर अभी भी नहीं पता किसी को। तो फिर क्या करें इसका आंसर? हमने कहा मान लो एक हाइपोथेटिकल वैल्यू है, एक इमेजिनरी वैल्यू मान लो। अब वो इमेजिनरी वैल्यू क्या होगी? हमने कहा वो कुछ भी हो, लेकिन वो इस नंबर स्केल पर नहीं होगी। अगर वो इस नंबर स्केल पर दिखाई दे गई तो वो रियल नंबर है, वो इमेजिनरी है ही नहीं। तो -1 का जो स्क्वायर रूट होगा, वो जो भी आएगा वो इस नंबर स्केल पर लाई नहीं करेगा। क्या बोलेंगे उसको? इमेजिनरी नंबर। अब वो क्या पता पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, कुछ भी हो सकता है। तो फिर मैथमेटिशियन इसका आंसर क्या देते हैं? ±i। भाई ये मान लो अभी के लिए यही इसका आंसर है, ठीक है। तो ऐसा नंबर जो हमारा नंबर स्केल पे लाई नहीं करेगा, ऐसे नंबर को मैथमेटिकली क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। पाइथन के अंदर ऐसे नंबर को दिखाने का भी एक कॉन्सेप्ट रखा गया जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स डेटा। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप का पर्पस है इमेजिनरी नंबर को पाइथन में दिखा पाना। C++ जावा लैंग्वेजेस कहती हैं जो चीज है ही नहीं उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रखकर क्या फायदा, अननेसेसरी एक कॉन्सेप्ट और बढ़ जाएगा। तो ये बात पाइथन वाले को समझ में नहीं आती है कि जो चीज है ही नहीं, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, उसका कोड में कहाँ यूज है? कहीं यूज नहीं है। तो आप बस ये कह सकते हो कि जिस इंसान ने पाइथन बनाई उनका नाम गियोडो वैन रॉसम है। इन्होंने अपनी मास्टर यानी इन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन जो किया हुआ है ये मैथमेटिक्स में किया हुआ है। अब आदमी मास्टर डिग्री अगर मैथमेटिक्स में ले रहा है तो उसका दिमाग, उसका बॉडी उसी तरह से ट्रेन हो चुका होता है। तो वो जब भी कुछ करेगा तो इसी के आसपास सोचते हुए ही करेगा। तो इन्होंने अपना जो मास्टर डिग्री किया था वो कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स दोनों के साथ किया था। और जब इन्होंने ये लैंग्वेज बनाई तो वो अपनी जो मैथ्स वाले कॉन्सेप्ट थे उसको पूरी तरह से इन्होंने अप्लाई करा कहाँ पर? अपने लैंग्वेज के अंदर। और बस उसी के लिए इन्होंने कॉम्प्लेक्स टाइप बना दिया, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर ये मैथमेटिशियन नहीं होते, प्योर कंप्यूटर साइंटिस्ट होते, प्योर डेवलपर होते, तो ये कभी भी कॉम्प्लेक्स टाइप यहाँ पर पाइथन में नहीं रखते, ठीक है। तो आज हम इसको पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स टाइप को पहली बार, और आज ही हमारा ये आखिरी बार होगा। दोबारा हम इसको कभी नहीं देखेंगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रोग्राम में कैसे फिर इसको लिखा जाएगा। कॉम्प्लेक्स टाइप का अगर मैं वेरिएबल बनाना चाहता हूँ तो कैसे बनाया जा सकता है? सपोज करिए एक्स वेरिएबल में एक वैल्यू मैं स्टोर करना चाहता हूँ जो कॉम्प्लेक्स टाइप की होगी। तो पाइथन ने कहा कॉम्प्लेक्स टाइप की वैल्यू को लिखने के लिए एक फॉर्मेट है, और वो फॉर्मेट है रियल नंबर प्लस रियल नंबर सफिक्स जे। इस फॉर्मेट में जब भी आप कोई वैल्यू लिखते हैं तो उस वैल्यू का जो डेटा टाइप होगा वो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप होगा। अब सोचिए ये जो रियल नंबर है अगर मैं इसको 0 कर दूं तो सिर्फ इतना हिस्सा रहेगा, रियल नंबर और जे। रियल नंबर चाहे वो इंटीजर हो चाहे फ्लोट हो। सिंपलिसिटी अभी आप ये मान लीजिए किसी भी रियल नंबर के साथ अगर आप सफिक्स में स्मॉल जे या कैपिटल जे लगा देते हैं तो वो जो वेरिएबल बनेगा वो इमेजिनरी वेरिएबल कहलाता है, और उसका डेटा टाइप जब आप गेट करेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप ही आएगा। दैट इज कॉम्प्लेक्स।
अब सीधा क्वेश्चन है सर ये जे लगाने ही जरूरी है या अपने मन से कुछ भी लगा सकते हैं? हमने कहा पहले मत लगाइए कुछ भी, तो जब कुछ लगाएंगे तो अब ये तो इंटीजर है, और अगर इसी के साथ मैंने लगा दिया स्मॉल जे या कैपिटल जे, तो अब ये बन गया कॉम्प्लेक्स। हाँ, तो बात चल रही थी जे लगाने ही जरूरी है, आई नहीं लगा सकते, आई स्टैंड्स फॉर इमेजिनरी। देखो हमें लग रहा है हमारा सेंस सही है, हम गलत नहीं है, आई से इमेजिनरी, तो क्यों ना आई लगा दें। यानी कि सिंटैक्स हमें पाइथन के फॉलो करने हैं, तो आई नहीं लगाना है, जे ही लगाना है, चाहे कैपिटल जे लगाना है चाहे स्मॉल जे लगाना है। सिंटैक्स हमारा यही होगा, क्योंकि आउटपुट में स्मॉल जे लिख कर आएगा। अगर मैं यहाँ पर साथ में कुछ ऐड कर दूं तो ये तो प्रॉपर है ही, तो फॉर्मेट है ए प्लस बी जे, वेयर ए एंड बी आर टू रियल नंबर। तो अगर मैं कॉम्प्लेक्स का रिप्रेजेंटेशन दूं तो ये होता है ए प्लस बी जे, वेयर ए बी आर रियल नंबर्स। अब रौसम से जब पूछा गया था, एक इंटरव्यू स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में रौसम आए थे, उनसे पूछा गया, कई सारे क्वेश्चन पूछे गए, इंटरव्यू यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप जाकर चेक करना। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था भाई, जब आप इमेजिनरी कॉन्सेप्ट को बना रहे थे तो आपने जे क्यों रखा? आप चाहते तो लैंग्वेज बनाते समय आई रखवा सकते थे, अपने इंटरप्रेटर को इसी तरह से कोड कर देते आप, तो आई चलना शुरू हो जाता और ये समझाना आसान हो जाता भाई आई स्टैंड्स फॉर इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, इसलिए आई है, लेकिन आप जे कहते हैं। तो उन्होंने एक छोटा सा आंसर दिया, बहुत ज़्यादा ओपन करके नहीं बताया, बस छोटा सा आंसर वो दिया, वो मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। उन्होंने ये बोला कि जब पाइथन को लिखा जा रहा था इस कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप के रेस्पेक्ट में, तो उस समय उनकी टीम में कुछ लोग ऐसे भी थे जो इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड के थे, और उन्होंने काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक्स के जो सर्किट होते हैं उन पर बहुत काम किया हुआ था। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है करंट, और करंट को रिप्रेजेंट करने का सिंबल होता है आई। जैसे आपने कभी फिजिक्स में पढ़ा होगा ओम्स लॉ, ओम का नियम, V बराबर आई आर, तो यहाँ पर आई का मतलब होता है करंट। तो उन लोगों के दिमाग में यही था कि अगर कभी फ्यूचर में पाइथन का यूज इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए किया गया, काइंड ऑफ आईओटी प्रोग्रामिंग के लिए किया गया, तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स का बंदा बैठ के कोड बना रहा होगा, कि किसी सर्किट का ऑटोमेशन कर रहा होगा, तो उसके दिमाग में ये ना आ जाए कि आई तो करंट होता है और ये आई इमेजिनरी कैसे हो गया। तो बस उसी कंफ्यूजन को हटाने के लिए उन लोगों ने आई का नेक्स्ट लेटर यूज कर लिया, और आई का जो नेक्स्ट लेटर होता है डेट इज जे। तो यही इसका एक आंसर है, कोई और इसका टेक्निकल आंसर नहीं है कि क्यों कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आई की जगह पर उन्होंने जे नोटेशन यूज किया। आप गूगल करिएगा, आपको इंटरव्यू देखना है उसमें कुछ मिल जाए, एक बार शेयर कर देना क्लास में। फाइन, तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स टाइप। अब आता है बूल टाइप। ये बूल टाइप क्या होता है? बूल टाइप का पर्पस होता है कोई भी इवेंट अगर आप करते हैं जिसके दो ही आउटकम्स हैं, उन दोनों आउटकम को रिप्रेजेंट करने का लिए जो डेटा टाइप बनाया गया उसका नाम है बूल डेटा टाइप। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। आप किसी एग्जाम में अपियर होते हैं, अब उसका रिजल्ट आता है, तो एक्शन हुआ रिजल्ट आना। अब उस रिजल्ट के दो आउटकम है, या तो आप सेलेक्ट हो गए या आप रिजेक्ट हो गए। अगर आप सेलेक्ट हो गए तो आप उसको क्या मान सकते हैं? पॉजिटिव, यस, है ना, इस तरह के सेंस में लेके चल सकते हैं। पाइथन के अंदर उसको क्या बोलेंगे? ट्रू, टी कैपिटल है, TRUE। आप रिजेक्ट हो गए यानी नेगेटिव सेंस हो गया, यानी कि नो वाला सेंस हो गया। पाइथन में उसके लिए क्या कीवर्ड दिया गया है? फॉल्स। तो दो स्पेशल कीवर्ड बनाए गए हैं। स्पेशल, स्पेशल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कीवर्ड तो बहुत है पाइथन में, लेकिन दो स्पेशल हैं। इवन टोटल तीन होते हैं, अभी हम दो का डिस्कशन कर रहे हैं, और वो स्पेशल इसलिए है क्योंकि उनका पहला लेटर कैपिटल होता है, बाकी का नहीं होता। आपने एफ यूज करा, आपने एल्स यूज करा,
आपने फॉर यूज करा है, आपने वाइल यूज करा है, ये कुछ कीवर्ड आप आज तक यूज कर रहे हैं, लेकिन सारे कीवर्ड में आपने देखा ये सब लोअर केस में। लेकिन ये भी कीवर्ड है, हमने नहीं बनाना है, ये भी लैंग्वेज ने मना कर दिया, लेकिन इसमें टी कैपिटल कर दिया। तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये जो चारों पांचों जितने भी हैं ये कभी वैल्यू नहीं बनेंगे, लेकिन ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये वैल्यू की तरह यूज किया जाएगा। अगर मैं किसी वेरिएबल की वैल्यू ट्रू करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं, लेकिन आपका मन करे कि मैं किसी वेरिएबल की वैल्यू इफ करूंगा तो ये नहीं हो सकता। कभी कीवर्ड किसी की वैल्यू नहीं बनता, लेकिन 3 स्पेशल कीवर्ड ऐसे हैं जो हैं कीवर्ड लेकिन वैल्यू बन सकते हैं। कैसे पहचानेंगे उन्हें? उनका इनिशियल कर दिया गया कैपिटल, पहचानने के लिए, कोई रूल नहीं है कि ऐसा करने से ही ऐसा होगा, जस्ट फॉर रीडेबिलिटी। और अगर ऐसा वेरिएबल आप यहाँ पर इसका टाइप प्रिंट कराएंगे, टाइप ऑफ एक्स, तो क्या आएगा? बूल। और जब इसको प्रिंट कराएंगे तो यही आएगा। अगर किसी रिलेशन को आप टेस्ट करते हैं, आपने लिखा प्रिंट 10 इज ग्रेटर देन 5, तो ये रिलेशन आप टेस्ट कर रहे हैं सही है गलत है, तो इसके दो ही आउटकम है, या तो ये रिलेशन सही है या रिलेशन सही नहीं, या तो 10 5 से ग्रेटर है या नहीं है। ऐसा नहीं है थोड़ा कम रह गया थोड़ा ज्यादा रह गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके दो ही आउटकम है। तो अगर इस एक्शन के दो आउटकम हैं तो इसका जो रिजल्ट है वो जरूर क्या है? एक बूलियन टाइप का रिजल्ट है। देखो, अगर मैं इस एक्शन के आउटकम को सीधे प्रिंट ना कराकर एक वेरिएबल में स्टोर करना चाहूं, अजीब है लेकिन सही है, हम ऐसा कर सकते हैं। टाइप ऑफ एक्स और एक्स को प्रिंट करेंगे तो जो इस एक्शन का आउटकम आया है वो इसमें स्टोर हो जाएगा और वो बूल डेटा टाइप का आपको नजर आएगा। ठीक है, तो पाइथन में जब कभी रिलेशनल ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो रिलेशनल ऑपरेटर या जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, इन दोनों के रिजल्ट जब भी आते हैं तो ये दो ही स्टेट में आते हैं, और इन दोनों के रिजल्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए पाइथन में बूल टाइप का कॉन्सेप्ट बनाया गया। आगे चलते हैं। जब हम पाइथन के अंदर वेरिएबल्स को पढ़ रहे होते हैं तो उसमें एक क्वेश्चन है जो अक्सर हमसे पूछा जा सकता है, वो ये कि पाइथन में किसी भी वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है। जैसे सी प्लस प्लस जावा में क्या होता था, अगर हमने वेरिएबल बनाया और उसको इनिशियलाइज नहीं किया, बाय डिफॉल्ट यू विल गेट सम डिफॉल्ट वैल्यू और गार्बेज वैल्यू। इन सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस we are having concept of garbage values. In Java .NET languages we are having concept of default values. क्या फर्क है दोनों में? दोनों ही लैंग्वेज प्रोवाइड करे। फर्क है इस बात का, गार्बेज वैल्यू का मतलब है जितनी बार प्रोग्राम रन कराएंगे हर बार वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है। डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब वो फिक्स है, आप प्रोग्राम को आज चलाइए कल चलाइए कभी भी चलाइए, हमेशा जो आपका आउटपुट आएगा वो वही आएगा। एक मिनट रुकिए, एक सेकंड।
फाइन। तो पाइथन के अंदर डिफॉल्ट वैल्यू या गार्बेज वैल्यू का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। अगर मैं इस कोड को रन करता हूं, यू विल गेट एरर। आपको किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज करना ही होगा। अब नाउ सपोज करिए मैं एक पाइथन का कोड लिख रहा हूं, मान लीजिए वो 100 लाइंस का कोड है। अब मैं 100 लाइंस के कोड में सपोज करिए मैं 3 वेरिएबल्स यूज करना चाह रहा हूं, लाइक एक्स, वाई, जेड, और मुझे इन तीनों वेरिएबल की वैल्यूज किसी फाइल से लेनी है, या किसी डेटाबेस से लेनी है, या क्लाउड से फैच करनी है, या रन टाइम पर यूजर से लेनी है। लेकिन मैं अच्छे प्रोग्राम को बनाने के लिए, इस प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए मैं ये चाहता हूं कि मैं अपने प्रोग्राम में यूज हुए जितने वेरिएबल्स हैं, यानी 100 लाइंस के कोड में जितने वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं, उन सब के बारे में ऊपर ही बता दूं। एक्स है, वाई है, जेड है। उससे क्या होगा, जो इस प्रोग्राम को पढ़ना शुरू करेगा, जैसे ही वो शुरू के 4 लाइनें पढ़ेगा, वो समझ जाएगा कि इस पूरे प्रोग्राम में इन वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, ऐसा सी लैंग्वेज में स्ट्रिक्टली फॉलो करवाया गया था टर्बो के अंदर। टर्बो कंपाइलर अगर हम यूज करते हैं सी लैंग्वेज का कोड बनाने के लिए, तो टर्बो कंपाइलर हमें फोर्स करता है, एरर दे देगा नहीं तो, कि भाई जितने वेरिएबल आप प्रोग्राम में इस्तेमाल करने वाले हैं आगे तक, सब के बारे में ऊपर जाके बता कर आओ पहले। और ये अच्छी बात है। लेकिन जब हम कोड बनाते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है कि अभी हमसे क्यों ये पूछ रहा है वेरिएबल, आगे जाके वेरिएबल की जरूरत आएगी और अभी बता रहा है कि अभी लिखो। लेकिन अगर हम दूसरे के रेस्पेक्ट से देखें कि मैंने कोड लिखा और दूसरा पढ़ रहा है, उसको बड़ी आसानी हो जाएगी। हम पाइथन में कुछ ऐसा ही सेंस लाना चाहते हैं, तो कैसे लिखें? क्योंकि सी प्लस प्लस जावा में तो लिखा जा सकता है, वहां पर तो वैल्यूज होती हैं कुछ ना कुछ डिफॉल्ट, लेकिन पाइथन में तो डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है। तो जब कोड की बिगनिंग हो रही है, उस समय मैं ये बताना चाहता हूँ मेरे कोड में 3 वेरिएबल्स पे काम किया जाएगा, वैल्यू अभी मुझे नहीं पता, वैल्यू बाद में आएंगे, तो क्या करें? तो पाइथन ने उस पर्पस के लिए एक कीवर्ड बनाया जिसको वैल्यू की तरह, जिसको डिफॉल्ट वैल्यू की तरह आप यूज कर सकते हैं, और उस कीवर्ड का नाम है, उस वैल्यू का नाम है नन, NON। तो पाइथन में नन एक वैल्यू होती है जो कि बेसिकली पाइथन का एक स्पेशल कीवर्ड है। देखो एन कैपिटल है, ठीक है, और ये जो कीवर्ड है, ये जो वैल्यू है, ये हम सिर्फ तभी पर्पस में, उसी पर्पस के लिए यूज करते हैं जहां पर हमें वेरिएबल के बारे में बताना है, लेकिन हमें उसकी प्रॉपर वैल्यू अभी नहीं पता। आगे के कोड में वैल्यू कहीं से आएगी, लेकिन मुझे अभी ना इस लाइन पर बताना है कि ये वेरिएबल का इस्तेमाल आगे हो रहा है, तो अभी कैसे बताऊं? तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, किसी वेरिएबल को नन वैल्यू से इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो इससे जो हमारा प्रोग्रामर है, जो इस कोड को पढ़ रहा है, वो समझ जाएगा कि एक्स में आगे यूज हो रहा है, एक्स का यूज आगे हो रहा है, लेकिन इसकी प्रॉपर वैल्यू अभी नहीं है, आगे जाके इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं मिलेगी। तो अभी के लिए जस्ट एक फिलर है, ये एक सिंटैक्स फिलर की तरह नन यूज हो रहा है। लेकिन अगर हम अपने नजर से देखें, नन एक वैल्यू है। अगर ये वैल्यू है तो एक्स वेरिएबल का टाइप क्या होगा? आपने तो कह दिया कि नन एक डिफॉल्ट वैल्यू है, आगे जाके एक्स को कुछ और मिलेगा, तो नन भी तो एक वैल्यू ही है, इसका भी तो कोई एक टाइप होता होगा। एग्जैक्टली अगर मैं इसका टाइप गेट करूं, दैट इज नन टाइप। सो अक्सर आपसे पूछा जाता है पाइथन में नन एक डेटा टाइप है या नहीं है। जल्दीबाजी में तो आंसर गलत ही देकर आना है। ध्यान से समझेंगे, पेशेंस के साथ क्वेश्चन को पढ़ेंगे, सोचेंगे, तो आप बोलेंगे नहीं, नन इज नॉट ए डेटा टाइप, नन टाइप इज ए डेटा टाइप। अगर आप अपने आप से पूछें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नन एंड नन टाइप, तो इस डिफरेंस को समझने के लिए मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं, यानी मैं इसके आंसर में आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 10 एंड इंट। 10 और इंट में क्या डिफरेंस है? तो आप क्या बताएंगे? 10 एक वैल्यू है, इंट उस वैल्यू का डेटा टाइप है। यही तो आपसे कहा जा रहा है।
नन एक वैल्यू है और इस वैल्यू का डेटा टाइप क्या है, नन टाइप। ठीक है, तो नन टाइप इज एक्चुअल डेटा टाइप और इस डेटा टाइप की सिर्फ एक ही पॉसिबल वैल्यू है और वो कौन है, नन। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे कुछ हो जाते हैं बेसिक डेटा टाइप्स। अब आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट टाइप आता है पाइथन में जिसका नाम है स्ट्रिंग। देखो, इसे बोलते स्ट्रिंग है, लेकिन जब एक्चुअल डेटा टाइप की बात होती है दैट इज str। क्या पर्पज है इसका, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना। जब कभी आप सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप स्ट्रिंग से रिप्रेजेंट करते हैं। It is a sequence of characters. Now, when we use the term character, generally we think about alphabets A, B, C, D. No, it is not only alphabets. Character means it can be letters, it can be digit, it can be symbol, it can be your tab space, it can be new line, just ordinary। इन सब को हम क्या बोल सकते हैं, करेक्टर। तो अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक एड्रेस है, मेरा एड्रेस है A-14, कॉमा सेक्टर 10, कॉमा नोएडा, ब्रैकेट में यूपी। अब सोचो, यहां से लेके यहां तक ये क्या है, हमने कहा एड्रेस है। पाइथन प्रोग्रामर बनकर सोचिए ये क्या है, हमने कहा ये ए है, ये डैश है, ये डिजिट है, ये सिंबल है, ये लेटर है, ये सब चीज़ है। अब सोचो क्या ये करेक्टर नहीं है, हमने कहा करेक्टर है। डैश, क्या ये करेक्टर नहीं है, करेक्टर है। कॉमा, डिजिट, ब्रैकेट, स्पेस, ये स्पेस है, स्पेस, स्पेस भी तो क्या आता है, करेक्टर ही कहलाता है। तो अगर ये सब हम कह रहे हैं करेक्टर है तो ये सीक्वेंस है ना, पहला करेक्टर, दूसरा करेक्टर, तीसरा करेक्टर, चौथा करेक्टर, पांचवा करेक्टर, छठा डॉट 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 डॉट। तो जब कभी आप सीक्वेंस ऑफ करेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, स्ट्रिंग कहलाता है। अब जरूरी नहीं है कि सारे लगाने ही है, हो सकता है आप किसी का नाम लिख रहे हैं लाइक विराट कोहली, अब आप बोलेंगे इसमें कहाँ सिंबल है, कहाँ डिजिट है, तो मैंने तो ऐसा नहीं कहा ना कि करेक्टर बनाने के लिए सब कुछ होना ही चाहिए। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि करेक्टर में ये भी आता है, ये भी आता है, जो हो सकता है वो सही है। तो यहाँ पर सिर्फ मेरे पास अल्फाबेट है, स्पेस है और फिर अल्फाबेट है, तो ये भी तो सीक्वेंस ऑफ करेक्टर ही कहा जाएगा। और अगर मैं यहाँ से ये हटा दूं तो अब हमने कहा अभी भी तो करेक्टर ही है सारे, इसमें अल्फाबेट्स का करेक्टर नहीं होते, बिल्कुल होते हैं। तो स्ट्रिंग का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। लेकिन जब कभी आप पाइथन में सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं एज इट इज, तो उसका एक नोटेशन दिया गया है। और बेसिकली पाइथन में इस काम के एक नहीं 4 नोटेशन है। तो मैं आज आपको चारों नोटेशन यूज करके दिखाता हूँ। वी में रिप्रेजेंट ऐसा नहीं है, जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं सब में ऐसे ही होता है, इन पाइथन ओनली। हम पाइथन की बात कर रहे हैं, पाइथन में 4 तरीके से स्ट्रिंग को दिखाया जा सकता है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर प्रिंट विराट, तो ये तो हम बहुत पहले से जानते हैं। आप लिख सकते हैं सिंगल कोट्स के अंदर भी आप स्ट्रिंग को लिख सकते हैं। सो इट मींस इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कैर डेटा टाइप। कैर डेटा टाइप पाइथन में नहीं होता। सिंगल कैरेक्टर भी अगर आप ऐसे लिखते हैं
ऐसे करके, तो इट इज नॉट ए करेक्टर, इट इज अगेन ए स्ट्रिंग। एक्स का अगर आप टाइप पता करेंगे तो स्ट्रिंग आएगा, करेक्टर डेटा टाइप पाइथन में नहीं होता। ठीक है, तो करेक्टर भी सिंगल लेंथ की स्ट्रिंग है, तो सुनिए करेक्टर भी सिंगल लेंथ की स्ट्रिंग है, तो इसलिए ये अलाउड है। जावा में, सी में, सी प्लस प्लस में एरर आ जाएगी, बोलेगा सिंगल कोर्स में सिर्फ एक ही करेक्टर अलाउड है। ठीक है, एक से ज्यादा अलाउड नहीं है, बट पाइथन में ये भी स्ट्रिंग होती है। दो नोटेशन। तीसरा नोटेशन, आप पाइथन में स्ट्रिंग को ट्रिपल कोट्स में भी कोट्स कर सकते हैं, 1 2 3, फिर सेम से क्लोज करना है, 1 2 3 नोटेशन होगा। चौथा नोटेशन, ये जो ट्रिपल कोट्स नोटेशन है ये सिंगल वाले भी हो सकते हैं, 1 2 3, ये चारों ही तरीके पाइथन में यूज किए जाते हैं किसी भी स्ट्रिंग को दिखाने के लिए। कब कौन सा यूज करना है, तो अगर हम देखें ये दोनों एक जैसे हैं, जनरली हम इन दोनों को इंटरचेंजेबली ही यूज करते हैं, और ये दोनों एक जैसे हैं, इन दोनों को हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, लेकिन अपने आप में ये दोनों और ये दोनों अलग अलग है। कैसे अलग अलग है उसकी बात करते हैं। मैं पाइथन में एक स्ट्रिंग लिखना चाहता हूँ, मान लीजिए मेरा एड्रेस है वही जो मैंने लिखा था, A-10 सेक्टर 14 नोएडा यूपी। और अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो सर प्रिंट हो जाएगा, कोई नई चीज नहीं है। और अगर मैं इसका टाइप गेट करूंगा, टाइप ऑफ एस, you will get str, not string. Actual type name is str. Fine. We cannot perform arithmetic operations on string like plus, minus, multiplication, division, remainder. But we can compare two strings, less than, greater than, equal to, not equal to. ये हम कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग पर सिर्फ हम अलाउड है क्या, हमारा रिलेशनल ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर वगैरह इस पर नहीं किया जा सकता। ठीक, अब मान लीजिए मैं ये चाहता हूं कि मैं इस स्ट्रिंग को मल्टीपल लाइन पर लिखना चाहूंगा ऐसे करके, तो क्या पाइथन में ऐसे स्ट्रिंग लिखी जा सकती है? शुरू में कर रहा हूं इस लाइन पर और इस स्ट्रिंग को मैं एंड कर रहा हूं यहाँ पर, मतलब हमने कभी ऐसा ट्राई नहीं करा। अगर हम करें तो क्या ये सही होता है? तो टेक्निकली नो, ये सही नहीं होता है। यू हैव टू क्लोज द स्ट्रिंग इन सेम लाइन। नेक्स्ट लाइन पर अगर आप चले गए तो यार देख, एक ही लाइन पर कितनी बड़ी भी स्ट्रिंग लिख लीजिए, इट इज सिंटैक्स एरर। तो कभी कभी क्या होता है, जब मेरा स्ट्रिंग बड़ा है और मैं उसे एक लाइन पे लिखूंगा तो रीडेबिलिटी खराब कर सकता है, मतलब स्क्रॉलिंग आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग बहुत ज्यादा आ जाएगी। तो मैं चाहूंगा, कभी कभी स्ट्रिंग ऐसी हो जाती है जिसमें 5 6 8 लाइन है और मैं स्क्रॉलिंग भी नहीं चाहता हॉरिजॉन्टल वाली। वर्टिकली देखो एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है कि वर्टिकली कोड आगे बढ़ता है, हम सब जानते हैं, हम इसके यूज टू हैं। हॉरिजॉन्टली अगर स्क्रॉलिंग करनी पड़े कोड करते समय तो थोड़ा सा अजीब लगता है। तो पाइथन ने सपोर्ट करा, मल्टीपल लाइन पर भी स्ट्रिंग को लिखा जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट सी में आज भी नहीं है, जावा ने बाद में ऐड किया है। आई थिंक जावा 11 या जावा 12 में ऐड किया है रिसेंटली, 2 3 4 साल पहले ऐड किया जावा के अंदर, पहले जावा में था ही नहीं। पाइथन में पहले से ही है कि आप किसी स्ट्रिंग को मल्टीपल लाइन पर भी लिख सकते हैं, लेकिन जब आप ऐसा करेंगे तो आपको ट्रिपल कोट्स नोटेशन पे जाना होगा। इट इज परफेक्ट, एंड इन द आउटपुट यू विल सी न्यू लाइन एज इट इज, यानी कि आपको स्लैश एन की जरूरत नहीं है। अगर आपने कोड में न्यू लाइन बनाई है तो आउटपुट में भी वो न्यू लाइन ही बनेगी। अदरवाइज आप एक स्ट्रिंग के बीच में न्यू लाइन देने के लिए स्लैश एन यूज करते थे। You are getting this output as it is. ठीक है,
तो यहाँ पर हम इस स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसी को करने का दूसरा तरीका है कि ट्रिपल कोट्स सिंगल वाले भी यूज। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा जो कि आना चाहिए, वो ये कि सर हम लोगों को ऐसा बताया गया था कि जो हमारा मल्टीपल लाइन कमेंट होता है वो यही होता है, और अभी आपने बताया नहीं ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग। तो अब ये बताओ ये है क्या, ये मल्टी लाइन कमेंट है या मल्टी लाइन स्ट्रिंग है? सही आंसर है मल्टी लाइन स्ट्रिंग। पाइथन में मल्टी लाइन कमेंट होता ही नहीं है, और ये बात मैंने उस दिन बोली थी जिस दिन मैंने आपको ये पढ़ाया था। पाइथन में कमेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, वो होता है हैश, सिंगल लाइन कमेंट। ये एक तरीका है, एक अल्टरनेट है ही है, ये वास्तव में स्ट्रिंग ही है। अगर ये कमेंट होगा मतलब इसमें कोई एरर वगैरह चेक नहीं करी जाएगी, लेकिन सरप्राइजिंगली इंटरनली इसके अंदर एरर चेक करी गई है। अगर कोई ऐसा करेक्टर आपने लिख दिया जो अलाउड नहीं है तो एरर आ जाएगी। लेकिन हुआ ये कि ये स्ट्रिंग कहीं ना तो प्रिंट हो रही है ना किसी वेरिएबल में जा रही है, इसलिए आप इसको आउटपुट में नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा इस स्ट्रिंग का मशीन कोड बना होगा, ये एग्जीक्यूशन तक पहुंची होगी। वो अलग बात है कि कहीं प्रिंट नहीं हो रही है, कहीं यूज नहीं हो रही है। इसलिए मैंने कहा था पहले दिन कि पाइथन में मल्टी लाइन कमेंट नहीं होते, ये एक तरीका है मल्टी लाइन कमेंट को लिखने का। ठीक है, तो अगर मैं इसी चीज को प्रिंट के अंदर लिख दूं तो ये सही है। अब ये कमेंट की तरह यूज नहीं होगी क्योंकि अब आप इसे प्रिंट कर रहे हैं। आउटपुट में तो पहले भी थी लेकिन प्रिंट नहीं हो रही थी, इस बार आपने जस्ट प्रिंट कर दिया। तो सिंप्लिसिटी के लिए आप ऐसा मान लीजिए कि जब आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग को किसी एक्सप्रेशन में यूज करेंगे, एक्सप्रेशन लाइक किसी वेरिएबल में असाइन करना, किसी फंक्शन के आर्गुमेंट में लिखना, तो वो हमारा मल्टी लाइन स्ट्रिंग ही है। लेकिन अगर आप उसको इंडिपेंडेंटली कहीं लिखते हैं तो है तो वो मल्टी लाइन स्ट्रिंग ही, लेकिन वो आप कमेंट की तरह भी यूज अप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि अगर आपने इसमें कुछ भी ऐसा लिख दिया जो अलाउड नहीं है पाइथन के रूल के अकॉर्डिंग तो एरर आ जाएगी, क्योंकि एक्चुअल में कमेंट है ही नहीं। हैश एक्चुअल में कमेंट है, जो माना है वो लिखते रहो, फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रिंग पर हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं कर सकते, लेकिन किसी भी स्ट्रिंग पर दो ऐसे ऑपरेशन हैं जो इल्यूजन देते हैं कि आप अर्थमेटिक कर सकते हैं, लेकिन वो वास्तव में अर्थमेटिक नहीं है। देखते हैं क्या इल्यूजन है। मैंने लिखा है यहाँ पर है प्लस बाय। आपको लग रहा है अर्थमेटिक हो रही है? नहीं, क्या हो रहा है? ये हमारा कॉनकैटिनेशन। तो दो स्ट्रिंग पर जब आप प्लस लगाते हैं तो ये प्लस एडिशन वाला नहीं है, ये प्लस कॉनकैटिनेशन की तरफ बिहेव करता है। जब आप किसी भी स्ट्रिंग पर मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं तो इसके आगे एक दूसरी स्ट्रिंग नहीं लिखी जा सकती, एरर आ जाएगी। ना तो आप डिवाइड कर सकते, ना आप रिमाइंडर ले सकते, लेकिन आप एस्ट्रिक के साथ अगर एक इंटीजर लिखते हैं तो ये अलाउ है। लेकिन अभी इसका मतलब अर्थमेटिक मल्टीप्लिकेशन नहीं है। जैसे यहां पर इसका मतलब अर्थमेटिक एडिशन नहीं है, उसी तरह से एक स्ट्रिंग के साथ मल्टीप्लाई करके अगर मैं एक इंटीजर लिख दूं तो इसका मतलब हमारा मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, इसका मतलब होता है रिपीटेशन। किसी भी स्ट्रिंग को पाइथन में अगर आप रिपीट करना चाहते हैं तो जितने टाइम्स रिपीट करना चाहते हैं वो आप यहाँ लिख दीजिए।
तो इस पूरे एक्सप्रेशन का मतलब होगा हाई 5 टाइम्स रिपीट होगा। वन, टू, थ्री, फोर। जब आप इसको लिखते हैं तो इनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हैं। लाइक यू कैन राइट 5 मल्टीप्लाई, both are same, but if you write 5.2 then you will get error, because here only integer values are allowed. You cannot multiply sequence by non-integer. So when we use the word only integer values are allowed and someone asks what will be the output of this, because -4 is integer, आप डिनाई नहीं कर सकते कि -4 इंटीजर नहीं होता, क्योंकि आज ही पढ़ाया आपने एनी नेगेटिव एनी पॉजिटिव वैल्यू विदाउट डेसिमल पॉइंट इज नोन एज इंटीजर। और सिंटैक्टिकली यू कैन राइट एनी इंटीजर वैल्यू। नाउ टेल मी, किसी भी चीज का रिपीटेशन -4 टाइम्स कैसे हो सकता है? तो उस केस में यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग बन जाती है। तो अगर आप जब इसका रिपीटेशन नेगेटिव नंबर से करते हैं तो पाइथन एम्प्टी स्ट्रिंग बना देता है। एरर वो दे नहीं सकता, क्यों? मजबूरी है उसकी भी, क्योंकि सिंटैक्टिकली इंटीजर अलाउड है और वो सही लिखा है, तो कुछ ना कुछ तो आउटपुट देना ही पड़ेगा, और वो कुछ ना कुछ क्या दिया उसने? एम्प्टी स्ट्रिंग दे दी। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर आप 0 लिख देंगे तो 0 का मतलब है 0 रिपीटेशन, मतलब फिर से एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, किसी भी स्ट्रिंग की अगर आप लेंथ निकालना चाहते हैं तो आप लेंथ निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे उसकी बात करते हैं। और यहां लिखेंगे सपोज करिए स्ट्रिंग है मेरे पास s इक्वल टू पाइथन इज ए फनी लैंग्वेज। नाउ व्हाट यू वांट, you want length of this string. You will write len of s means len function returns number of characters present in this string 1 2 3 4 5 6 7। भाई करेक्टर की बात हुई है, अल्फाबेट की बात नहीं हुई है, तो स्पेस भी करेक्टर होता है। 8 9 10 11 12, अगर इसमें कोई टैब स्पेस न्यू लाइन है सब काउंट होंगे। दैट इज 20। अगर मैं किसी भी स्ट्रिंग के अंदर लेंथ निकालने की बात कर रहा हूं तो जरूरी नहीं है कि पहले स्ट्रिंग को आप एक वेरिएबल में रखेंगे और लेन फंक्शन के अंदर वेरिएबल पास करेंगे। आप लेन फंक्शन में डायरेक्टली स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं। तो कोई भी ऑपरेशन जो आज तक हम लोग कर पा रहे हैं पाइथन में, वो वैल्यू पे भी होता है, वेरिएबल पर भी होता है, एक ही बात है। चाहे तो आप वो ऑपरेशन सीधे सीधे वैल्यू पे कर दें जैसे 2 + 3, और आप चाहें तो x + y कर दें। ठीक है, यहाँ पर x y वेरिएबल हो गए। ठीक है, इसी तरह से हम जो फंक्शन यूज करते हैं लाइब्रेरी के, तो उसमें हम चाहे तो वेरिएबल पास करें या वैल्यू पास करें, एक ही बात है। तो आपका आउटपुट यहाँ पर इसकी लेंथ बताना आएगा। लेकिन अगर मैं लेंथ फंक्शन में कह दूं कि भाई 10 की लेंथ बताओ, तो आप ये सोच रहे हैं ये 2 आएगी, 2 डिजिट है इसमें। तो लेंथ फंक्शन ये तो कह रहा है कि आप चाहें तो वेरिएबल दो और आप चाहें तो वैल्यू दो, लेकिन साथ में एक कॉन्स्ट्रेंट भी लगा देता है
कि ऐसा नहीं है जो मन आएगा वो दे देना, सिर्फ वो देना है जो सीक्वेंस होती है। ये कोई सीक्वेंस नहीं है, क्यों दिख तो रहा है 1 और 0, हमने करना है ये 10 है, 10 एक सिंगल वैल्यू हो गई। अगर आप सीक्वेंस कहते हैं तो आप बोलेंगे 1 अलग है 0 अलग है। अगर आप इसे 1 0 पढ़ रहे हैं तो ये सीक्वेंस ऑफ 2 डिजिट है, लेकिन अगर आप इसे 10 पढ़ रहे हैं तो 10 अपने आप में एक सिंगल डिजिट है, ठीक है। तो यहां पर मुझे लगता है एरर दे देगा। ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप इंट हैज नो लेंथ, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको डबल कोट्स में लिख दूं, अब ये 10 नहीं है, अब ये 1 0 है। देखो देखने में 10 लग रहा है, लेकिन इंटरनली जब पढ़ने की बात आएगी तो ये एक एक करेक्टर पढ़ा जाएगा, 1 0 ऐसे पढ़ा जाएगा, और ये स्ट्रिंग में लिखा हुआ है। अब इसकी लेंथ 2 आएगी, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं किसी स्ट्रिंग के अंदर मिनिमम करेक्टर निकालना चाहता हूं तो मेरे पास मिन फंक्शन, ये मिन फंक्शन मिनिमम करेक्टर निकालेगा। कैसे मिनिमम करेक्टर कैसे पता चलेगा भाई? अगर मैं आपसे बोलूं 2 3 4 तो 2 मिनिमम है, 4 मैक्सिमम है। ए बी सी कौन मिनिमम कौन मैक्सिमम? तो जब कभी ऐसा आता है तो आप डिक्शनरी ऑर्डर को फॉलो करते हैं। डिक्शनरी ऑर्डर में जो पहले आता है वो छोटा माना जाता है, और जो बाद में आता है वो बड़ा माना जाता है। तो पाइथन में पहले कौन आएगा वो छोटा है, जो बाद में आएगा वो बड़ा है। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा भाई इसमें? आई थिंक एच आना चाहिए। और इसी तरह से अगर मैं मैक्स फंक्शन लगा दूं, जब पाइथन की स्ट्रिंग केस सेंसिटिव होती है। अगर मैंने यहां पर पाइथन में p बड़ा बना दिया, तो अब ये बताओ कि हमारा कैपिटल ए और स्मॉल ए अगर दोनों आ जाते, मान लो दोनों आ जाते, तो फिर कौन छोटा माना जाता? तो डिक्शनरी ऑर्डर के हिसाब से कैपिटल एबीसीडी पहले आती है, उसके बाद स्मॉल एबीसीडी आती है, यानी कैपिटल ए इज लेस देन स्मॉल ए, ठीक है। इसके पीछे मैथमेटिक्स जो है वो ये है, पाइथन में जो कैपिटल ए है इसका एक न्यूमेरिक वैल्यू है 65, पाइथन में नहीं सारी लैंग्वेज में है। और कैपिटल वी की न्यूमेरिक वैल्यू है 67, स्मॉल ए की न्यूमेरिक वैल्यू होती है 97, स्मॉल वी की न्यूमेरिक वैल्यू होती है 98। तो जब आप स्मॉल ए और कैपिटल ए को कंपेयर करते हैं तो बेसिकली उनकी जो न्यूमेरिक वैल्यूज हैं वो कंपेयर हो रही होती हैं, और उसके हिसाब से ये छोटा है, ठीक है। तो मिनिमम क्या देगा इस बार? कैपिटल पी देगा, ठीक है। जब सब छोटे में थे तो मिनिमम था एच हमारा। तो इस तरह से आप मिनिमम मैक्सिमम पता कर सकते हैं। अब ये जो मिन और मैक्स फंक्शन है, सरप्राइजिंगली ये हमारा मल्टीपल स्ट्रिंग पे भी काम करते हैं। मैंने लिख दिया सोनू, मोनू और चिंटू। तो डिक्शनरी ऑर्डर में जो पहले आएगा सोनू मोनू चिंटू में वो मिनिमम होगा, एक एक करेक्टर नहीं होगा। अब एक एक स्ट्रिंग को ये मिनिमम और मैक्सिमम निकालने की बात करेंगे। चिंटू यानी सी पहले आता है डिक्शनरी ऑर्डर में, इसलिए चिंटू पहले आता है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग पर बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशंस हम लोग कर पा रहे हैं। लेन फंक्शन हो गया, मिन फंक्शन हो गया, मैक्स फंक्शन हो गया, ये सारे फंक्शन हमारे हो जाते हैं। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम ये पता कर पाए कि किसी पर्टिकुलर करेक्टर की न्यूमेरिक वैल्यू क्या होती है? जैसे आपने बताया कैपिटल ए की 65 होती है, तो ये माननी है हमें या हम किसी तरह निकाल भी सकते हैं? तो निकाल भी सकते हैं, कैसे निकालेंगे उसकी बात करते हैं। तो हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसका नाम है ORD। ORD स्टैंड्स फॉर ऑर्डिनल। ORD फंक्शन आपसे सिंगल करेक्टर की स्ट्रिंग मांगेगा, सिंगल करेक्टर,
और उस कैरेक्टर की न्यूमेरिक वैल्यू लाकर सरप्राइजिंगली हर डिजिट की भी न्यूमेरिक वैल्यू होती है अगर वो स्ट्रिंग में लिखी गई हो तो। 40 स्पेस की भी होती है, 32 न्यू लाइन की भी होती है, आई थिंक 10 होती है शायद, हाँ 10 टैब स्पेस की भी होती है। जितने करेक्टर आपने आज तक एक्सपीरियंस करे हैं सबकी न्यूमेरिक वैल्यू होती है। तो कोई आपसे पूछे /t/n में कौन बड़ा है तो सामने वाले को तो हंसी मजाक लगेगा, क्या कह रहे हैं सर, /t और /n छोटा बड़ा क्या होगा, ये तो स्पेशल करेक्टर है, /t स्पेस टैब स्पेस होता है, /n न्यू लाइन होती है। लेकिन अगर आप ये क्लास जानते हैं आज की तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे कि /t और /n में कौन बड़ा है ना। दोनों की न्यूमेरिक वैल्यू देखो, जिसकी न्यूमेरिक वैल्यू बड़ी है वो बड़ा है। जिस तरह से हम यहाँ पर किसी सिंगल लेंथ की स्ट्रिंग ओआरडी पास करते हैं, बाई मिस्टेक अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो अब ये कंफ्यूज हो जाएगा ना, किस करेक्टर की न्यूमेरिक दे, ए की या बी की या सी की या तीनों की मिलाकर जोड़कर गुणा करके दे तो ये मना ही कर देगा कि मैं नहीं दे रहा। ओआरडी एक्सपेक्टेड ए करेक्टर बट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 3 4, ठीक है। तो ए करेक्टर का मतलब होता है स्ट्रिंग ऑफ लेंथ, क्योंकि कैर टाइप तो पाइथन में होता ही नहीं। आखिरी प्रोग्राम, आखिरी फंक्शन आज की क्लास का, उल्टा। मुझे यह पता है कि 100 एक न्यूमेरिक वैल्यू है, लेकिन मुझे ये नहीं पता ये किस करेक्टर की न्यूमेरिक वैल्यू है। तो CHR फंक्शन है हमारे पास। CHR फंक्शन को आप न्यूमेरिक वैल्यू दीजिए, वो बताएगा ये न्यूमेरिक वैल्यू किस करेक्टर की है। ये डी की न्यूमेरिक वैल्यू है। मैंने लिख दिया 923, क्यों लिख दिया, ऐसी मन में आ गया। तो ये कुछ ऐसे बना, मैंने लिख दिया 23 25, ये तो हिंदी आ गई। तो अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो। तो अभी तक जो आया है निकल कर वो आया है 1,43,000 कुछ वैल्यूज हैं जो आप यहाँ लिख सकते हैं। उससे ज़्यादा देने पर या तो ये एरर दे देगा या फिर ये एम्प्टी स्पेस दे देगा। अगर मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ हो सकता है ये मना कर दे या कुछ और दे दे, मना कर दिया कि भाई ये नहीं हो सकता। एक 1,43,000 के आसपास कुछ वैल्यूज हैं, ठीक है, जो आप दे सकते हैं। आज की क्लास के इतना रखेंगे, बाकी कल मिलेंगे, कल आगे बढ़ेंगे। स्ट्रिंग पर अभी हमें बहुत सारे ऑपरेशन करने हैं। इससे स्पेशल कैरेक्टर्स का भी तो निकाल सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल, जैसे एक तो आपने बताया था वो /u करके निकाल सकते थे, जिसमें हाँ नंबर्स हाँ देते थे ना हाँ, प्रिंट करके, दैट इज यूनिकोड रिप्रेजेंटेशन। तो उसी तरीके से ये भी वही निकाल रहे हैं ना, ये भी बिल्कुल, तो वही ये भी स्पेशल वही कैरेक्टर निकलता है। बस यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका /u नहीं आएगा, बाकी न्यूमेरिक वैल्यू वही आएगी। ठीक है सर लूप्स का असाइनमेंट दे दो प्लीज, प्रैक्टिस करने के लिए। मैं ईमेल पर शेयर कर दूंगा।